पेपर कैसा गया था? ठीक है। गुड इवनिंग आपने मैम। गुड इवनिंग भाई। आपने पेपर देखा ओपन करके? यस मैम। देखो ये था तुम्हारा फिजिक्स का पेपर। क्या क्या करके आए हो इसमें? बताओ। पेपर डिस्कस करना है कि नहीं? करेंगे ना। तो आपने पेपर दिया होगा, पेपर देखा होगा, ग्रुप में आया होगा पेपर, क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर ओपन किया था फिर बाद में? यस मैम किया था। अच्छा, तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देख, यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने पास यूनिट एंड डायमेंशंस के क्वेश्चंस थे, है ना। ये देखो क्या करके आए थे फर्स्ट क्वेश्चन में। एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, मतलब जिसके पास कोई यूनिट नहीं है, तो क्या होगा, उसके डायमेंशंस कैसे होंगे? मैम उसके कोई यूनिट और कोई डायमेंशंस नहीं होंगे। हाँ, तो क्या कोई भी उसके डायमेंशंस नहीं होंगे, तो कौन सा ऑप्शन टिक करके आए होंगे? ए ऑप्शन, है ना। मैम ए ऑप्शन। हाँ, Yes, क्वेश्चन ma'am. नंबर सेकंड, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पूछा है। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट? तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहाँ पढ़ा था, याद करो। कहाँ पढ़ा था? थर्मो में। यस मैम। थर्मो में पढ़ा होगा। यस मैम। क्या पढ़ा था? कहाँ पे पढ़ा था थर्मो में? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में पढ़ा होगा, कि जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है पर डिग्री ऑफ फ्रीडम में वो कितनी होती है, 3/2 kBT करके कुछ पढ़ा होगा, यस है ना। मैम। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये होता है। हाँ, और ये तुम्हारी किसके बराबर होती है? एनर्जी के बराबर। तो ये तो देखो कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो हट ही जाएगी। तो यहाँ से केवी जो तुम्हारा कांस्टेंट है वो किसके बराबर आ जाएगा? एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर। टी टेम्परेचर है, एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? ml/t-2 अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या लगाते हैं? केल्विन। तो ये ऊपर चला जाएगा तो केल्विन इनवर्स हो जाएगा। ऑप्शन बी। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या करके आए इसमें? कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जो हमेशा कांस्टेंट रहती है? मैम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है वेलोसिटी का। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बताओ। देखो इसमें क्या बोला है कि मान लो ये आपके पास एलिवेटर है, इस एलिवेटर के टॉप से किसी ने एक कॉइन को ड्रॉप कराया है। याद रखना, ड्रॉप का मतलब होता है इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं है। इसकी जो हाइट है वो h है, इस रूफ से लेके इस एलिवेटर के फ्लोर तक की। ये बोल रहे हैं कि कितने समय में ये यहाँ पर पहुंच जाएगा, ग्राउंड पर कितने समय में हिट करेगा। एक्सीलरेटर जो है ऊपर मूव कर रहा है ए एक्सीलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में। तो तुम्हें पता है इस केस में बेटा जो हमारे पास टाइम आता है वो आता है √2h/g, है ना। मान लो कि आप किसी टावर पे खड़े हो, ये वही केस है, आप टावर पे खड़े हो। अब टावर से आपने किसी बॉल को ड्रॉप किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इस टावर की हाइट h है, तो आपको कितना समय इस बॉल को यहाँ पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, वही उसी तरीके का क्वेश्चन है। अब डाउनवर्ड्स में ग्रेविटी एक्ट कर रही है, तो यानी इसकी जो वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करती जाएगी जीटी से, है ना। इनिशियली तो कोई वेलोसिटी दी नहीं है, पर वाई डायरेक्शन में तो जीटी बढ़ता जाएगा। तो कितने समय में ये हिट करेगी, तो यहाँ से हम टाइम निकालते थे, √2h/g आता था, इतने समय में हिट कर जाएगी। अब देखो अब क्या कर दिया, एक्सीलरेशन और ऐड कर दी
कि ऊपर एक और एक्सीलरेशन है भाई, लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो ये जी किस में बदल जाएगा, जी इफेक्टिव में। तो जी को जैसे ही जी इफेक्टिव में बदलोगे भाई, एक्सीलरेशन ऊपर जा रही है, मैंने क्या बोला था, ग्रेविटी नीचे है डाउनवर्ड्स, ये जब भी एक्सीलरेटेड फ्रेम होता है उसी फ्रेम पर बैठ जाओ, मतलब ये एक्सीलरेटेड फ्रेम है, इसी फ्रेम के अंदर बैठ जाओ, इसी फ्रेम के अंदर बैठ जाओगे तो तुम्हें क्या लगेगा भाई, ये लिफ्ट किस में आ गई, तुम्हारे रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में आ गई, एक्सीलरेट नहीं कर रही। तो फिर यार क्या यूज करते थे, सूडो फोर्स, कि अगर ये ऊपर जा रही है एक्सीलरेशन से, सूडो फोर्स क्या कहता है, इसी एक्सीलरेशन को पलट के लगा दो, तो ऊपर है तो हम पलट के डाउनवर्ड्स लगा देंगे, तो जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा बेटा, अंडर रूट 2h अपॉन, देखो जी और ए ऐड हो जाएंगे, जी प्लस ए, ऑप्शन नंबर डी, पलट के लगा देनी है। ये एक्सीलरेशन जैसे ऊपर है तो आपको सूडो फोर्स पलट के लगाना होता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में लगा दो, तो ग्रेविटी के अपोजिट लगाओगे तो ग्रेविटी के साथ ऐड हो जाएगी जी प्लस ए। अगर डाउनवर्ड में जा रही होती तो जी इफेक्टिव कितना हो जाता, डाउनवर्ड के लिए जी माइनस ए हो जाता है ना, बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. पांचवा पांचवा देखो क्या कह रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन है भाई ये तो, एग्जॉस्ट स्पीड इतनी है 1000 मीटर पर सेकेंड, और आपका जो रॉकेट है उसका मास 6000 किलो है, कह रहा है कि हर सेकंड कितना मास गैस का इजेक्ट होगा जब रॉकेट को ऊपर मूव करना होगा। तो भाई रॉकेट को ऊपर मूव कराने वाली कौन सी थ्रस्ट है, कौन सी फोर्स है बेटा, थ्रस्ट है, रॉकेट को ऊपर जो मूव कराती है वो होती है अपनी थ्रस्ट, ठीक है, Yes, ma'am. थ्रस्ट फोर्स। ये थ्रस्ट किसके बराबर होनी चाहिए, इस रॉकेट का वेट mg लग रहा है भाई, अब ये इतनी अब एक बार बताओ, ऊपर अगर रॉकेट को ऊपर मूव कराना है तो ये जो फोर्स है थ्रस्ट एटलीस्ट mg के बराबर तो होनी चाहिए, जो आप इसको ऊपर उठा के मूव करा दो तो थ्रस्ट mg के बराबर तो होनी चाहिए, ठीक है, तो थ्रस्ट शुड बी इक्वल्स टू mg, आप लिखोगे मैम थ्रस्ट जो है mg के बराबर है, और थ्रस्ट क्या है अपना, डायरेक्ट मास इनटू एक्सीलरेशन, एफ है नेट फोर्स थ्रस्ट, तो यहाँ पे इसको मैं एम ए को क्या लिख सकती हूँ, देखो फोर्स को क्या लिख सकते हो आप, देखो फोर्स को लिख सकते हो आप डीपी बाई डी टी, है ना, तो ये यहाँ पर मैं इसको डीपी बाई डी टी लिखूंगी। फोर्स को मोमेंटम के टर्म्स में कैसे लिखते हो, डीपी बाई डी टी, नेट फोर्स यही होता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, डीपी बाई डी टी होता है इक्वल्स टू एम जी। अब देखो इस डीपी बाई डी टी को पी की जगह क्या लिख सकते हो भाई, मास इनटू वेलोसिटी। Yes. अब इनको Yes, ma'am. डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, एक बार मास के टर्म्स में, एक बार वेलोसिटी कांस्टेंट, इस तरीके से। अब देखो डीएम बाई डी टी ज्यादातर केसेस में क्या रहता है, कांस्टेंट, इसीलिए ये हटा देते हैं और ये इसको लिख देते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन फोर्स को, है ना, क्योंकि मास चेंज नहीं होता। बट रॉकेट एक ऐसा स्पेशल केस है जिसमें मास क्या हो जाता है, वेरिएबल, है ना, मास वेरिएबल हो जाता है, तो यहाँ पे डीपी बाई डी टी क्या आ जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी बट मास वेरी करेगा, डीएम बाई डी टी इक्वल्स टू एम जी एज इट इज। वेलोसिटी कितनी है भाई गैसेस की, 1000 मीटर पर सेकेंड, डीएम बाई डी टी वही मास है जो गैस का हर सेकेंड रिलीज होगा, तो डीएम बाई डी टी ही फाइंड करना है। मास कितना है रॉकेट का, 6000, ग्रेविटी कितनी है 10, तो ये कैंसिल हो गया, डीएम बाई डी टी देखो कितना आ गया भैया आपका, 60 आ गया, हाँ, तो यानी हर सेकंड कितना गैस रिलीज हो रहा है, 60 kg, ठीक है, 60 kg, ऑप्शन नंबर सी। रिपीटेड क्वेश्चन था, तो बस यहाँ पर कॉन्सेप्ट याद रखना है, थ्रस्ट जो है mg के बराबर है, थ्रस्ट mg के बराबर है, थ्रस्ट क्या होता है अपना फोर्स है, फोर्स क्या होता है डीपी बाई डी टी, बस यहाँ पे अपना जो मास है वो वेरिएबल हो जाएगा, तो v dm बाई डी टी होगा, ठीक है। Yes, ma'am. ये वाला बताइए, 6 सवाल, Option D, 0. 0. क्यों क्यों, Speed constant है, acceleration भी है. देखो कांस्टेंट स्पीड से मूव करना है ना, v वेलोसिटी से, D option, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है बेटा, इसका मतलब नेट एक्सीलरेशन नेट फोर्स 0 है ना, Yes, नेट ma'am. फोर्स, अगर नेट फोर्स 0 ही है, क्योंकि हमने पढ़ा है कांस्टेंट एक्सीलरेशन तभी आती है तब हमारे पास नेट फोर्स
अपॉन टोटल मास हो। अब बताओ, अब हमारे पास नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब एक्सीलरेशन है ही नहीं, एक्सीलरेशन 0 यहाँ पे गिवन है क्योंकि कांस्टेंट स्पीड में तो एक्सीलरेशन ही नहीं है, इसका मतलब नेट फोर्स 0। ठीक है, तो सभी ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना है, 0 है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? 7th बताओ कैसे किया है। बताओ। A dot B is equals to AB cos theta. क्या करके आए थे इसमें, मैम बी ऑप्शन। बी ऑप्शन करके आए, कैसे किया था। ये देखो एंगल दिया हुआ है दोनों के बीच में और tan थीटा पूछने कितना होगा, तो हमें वेक्टर से एक प्रॉपर्टी मालूम है कि a डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, यस a डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा फिर, a डॉट बी अपॉन ए बी। तो हमारे पास a वेक्टर और डॉट b वेक्टर करोगे तो कितना मिलेगा भाई, a डॉट बी 2 प्लस 1, 2 माइनस 1, आई थिंक 1 आया ना a डॉट बी शायद। Yes, ma'am. और अब ए वेक्टर यानी इसका मॉड और इसका मॉड, इसका मॉड कितना हो जाएगा भाई 2, बी का मॉड कितना हो जाएगा 4, 5, 1, 6। √6, √2 और √6 है ना। मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी कितना, ए का मॉड कितना बनेगा 2, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये √2 आ गया ए का मॉड। बी का कितना बनेगा 2 2 4 प्लस 1 प्लस 1, 4 5 6 तो बनेगा, √2 ये और ये √6 ये बनेगा। यस मैम ये आ गया कॉस थीटा 1/√2, ये बेस है ये हाइपोटेन्यूज है। टेन थीटा क्या कहता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए, बेस तो हमें पता ही है 1, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा भाई, लगा दो पीजीटी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितनी है 12, परपेंडिकुलर ही निकालना है, बेस कितना है 1, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा भाई 11, तो √11 √11. है ना, ऑप्शन नंबर B. ऑप्शन नंबर बी √11। क्लियर है। Yes, ma'am. देखो R एंड H ये हो गया था 8th क्वेश्चन। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन का काम था बेटा, जैसे इसमें कह रहा है कि R और H आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट है, तो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगी। देखो आपके पास मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, H इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, अब देखो रेंज का फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा उसको लिख सकते हो आप 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। ये है। अब तुम्हारे जरा ऑप्शंस देखो, चारों ऑप्शंस में देखो क्या है, आपकी स्पीड को किसमें बताया गया है, H और R में, है ना। देखो सारी स्पीड H और R में लिखी गई है कि नहीं लिखी गई है, देखो H R में रिलेशन है, इसका मतलब तुम्हें इन साइन थीटास को एलिमिनेट करना पड़ेगा, साइन थीटास की वैल्यू चाहिए होगी तभी एलिमिनेट हो पाएंगे। तो जो ये इक्वेशन फर्स्ट है, यहां से देखो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आया है 2gh अपॉन यू स्क्वायर। एक बार हाइट का फॉर्मूला बताना, यू स्क्वायर होता है क्या, यू स्क्वायर होता है क्या, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हाँ यू स्क्वायर ही होता है। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर हटके यहाँ रूट में लग जाएगा, तो 2gh बाई यू स्क्वायर हो गया,
अब ये जो साइन थीटा की वैल्यू है वो रेंज में रख दो। रेंज की वैल्यू हो गई यू स्केयर टू साइन थीटा की वैल्यू हो गई तुम्हारे पास 2gh अपॉन यू स्केयर कॉस थीटा। बेटा कॉस थीटा क्या होता है? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। साइन स्केयर थीटा कितना हो जाएगा 2gh अपॉन यू स्केयर। देखो आ गया अपॉन में जी, तो जी को यहाँ लगा दो। तो रेंज के टर्म्स में तुम्हारी वैल्यू आ गई कि रेंज जो है 2u स्केयर अपॉन जी अंडर रूट 2gh अपॉन यू स्केयर अंडर रूट 1 माइनस 2gh अपॉन यू। अब इस रेंज का क्या करना है? स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो। यहाँ पर क्या कर दो? स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो। तो ये क्या हो जाएगा? देखो रेंज स्क्वेयर इक्वल्स टू बेटा 4u की पावर 4 अपॉन जी स्क्वेयर। करेक्ट। ये वैल्यू कितनी रह जाएगी? सिर्फ ये 2gh हट जाएगा तो कितना बचेगा? 2gh अपॉन यू स्क्वेयर। यहाँ क्या बचेगा? 1 माइनस 2gh अपॉन यू स्क्वेयर। बोलो यही बचेगा। तो ये देखो ये वाली जो है यू स्क्वेयर, यहाँ पर क्या ले लो? एलसीएम ले लिया यू स्क्वेयर। यू स्क्वेयर ये यू की पावर 4 कट गया। रेंज स्क्वेयर किसके बराबर आ गई? देखो ये जी है, एक जी से ये जी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचा तुम्हारा 2h अपॉन जी। करेक्ट। अंडर रूट ऑफ यू स्क्वेयर माइनस 2gh। यही बचा रहा है ना? हाँ 4 भी तो है, एक सेकेंड 4 बाहर ही है तो 4 2 जा 8 बनेगा ये। तो देखो ये आया रेंज। अब इसके ऊपर तुम्हें ये आर का स्क्वायर है, ये अंडर रूट कर दो। ऑप्शन नंबर देखो कौन सा सही जा रहा है? अच्छा यू स्क्वायर, अरे 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 एक सेकेंड, अभी क्या कर दिया? अभी थोड़ी ना कुछ होगा। यू निकालना है ना, इसको थोड़ा रीअरेंज करो। यू स्क्वायर निकालना है, थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा। हमारे पास क्या वैल्यूज रह गई? हमारे पास रह गया रेंज स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अपॉन जी। यहाँ क्या रह गया बेटा? 2h। यहाँ क्या रह गया? यू स्क्वायर माइनस 2gh। यही रह गया। 4 2 जा 8 हो जाएगा। ये 8h हो गया तुम्हारे पास, इसको समझो ये 8h बचा हुआ है। ठीक है। अब 8h यहाँ कैसे जाएगा? देखो जी आर स्क्वायर अपॉन 8h इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। इस 2gh को यहाँ ले जाओ प्लस में। तो अब देखो ऑप्शन नंबर ये आ गया बी ऑप्शन। जी आर स्क्वायर अपॉन 8h ये प्लस में आ जाएगा तो यू स्क्वायर ये हो गया आर स्क्वायर जी अपॉन 8h प्लस 2gh। आ गया ऑप्शन नंबर बी। तो थोड़ा सा रीअरेंज करना था बस, बाकी सब सेम था। क्या किया हमने? हमने क्वेश्चन देखा कि क्वेश्चन में कहीं पर भी साइन थीटा कॉस थीटा नहीं है, सारी टर्म्स जो है स्पीड की वो एच और आर के टर्म्स में है। तो इसका मतलब क्या करेंगे भाई? इनको एलिमिनेट करेंगे। तो आपने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हाइट से निकाल ली और वो वाली वैल्यू रेंज में पुट कर दी। ठीक है। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए कैसे कर सकते हैं? बताइए। पार्टिकल है जिसको थ्रो किया गया है किसी वेलोसिटी से, वही वेलोसिटी निकालनी है। इन्होंने टाइम दिया हुआ है। देखो इन्होंने क्या दिया हुआ है, ये किसी एक पोजीशन पे 2 बार में जाएगा। देखो कोई भी पार्टिकल है अगर एक बार ऊपर गया है और फिर वापस आएगा तो उस पोजीशन को 2 बार क्रॉस करेगा, एक बार ऊपर जाते समय और एक बार वापस आते समय। तो इसी तरीके से यहाँ पर प्रोजेक्टाइल के केस में हुआ है कि ये जो पार्टिकल है एक बार तो ए पॉइंट पे 1 सेकंड में पहुंचता है और फिर दोबारा पहुंचता है 3 सेकंड में। तो इसका ही मतलब क्या है भाई? ये रिटर्न जर्नी में पहुंचेगा 3 सेकंड में, तो इसका मतलब ये मैक्सिमम हाइट पर 1 सेकंड और लिया होगा। मैक्सिमम हाइट पर जाने का 1 सेकंड और लिया होगा और फिर वापस आया होगा यहाँ पे। करेक्ट। जब ये तीसरे सेकंड में पहुंचा है यहाँ पे, टोटल टाइम इसने 3 सेकंड दिया है। तो इसका मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? देखो ऊपर जाने का 2 सेकंड और फिर वापस आने का 2 सेकंड, यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड हो गया। वही समझ में आया? यस मैम। सिमेट्रिक होती है ना,
ऊपर जाने में जितना समय लगेगा उतना नीचे में लगेगा, और जितना पार्टिकल यहाँ पर पोजीशन पर पहुंचा है फर्स्ट सेकंड में उतना ही यहाँ पर पहुंचेगा उतने ही समय में। तो ये सिमेट्रिक है अपना नेचर। तो ये भी 1 सेकंड, तो यहाँ पर भी 1 सेकंड लगेगा। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड हुआ, आप लिखोगे 4 सेकंड जो है किसके बराबर होगा, 2u sin थीटा अपॉन जी। अब देखो आपको साइन थीटा गिवन है 30 डिग्री कितना हो जाएगा 1/2। तो 4 किसके बराबर हो गया, u/g के। तो u किसके बराबर आ गया, देखो g वहां 10 चला जाएगा तो 40 मीटर पर सेकेंड आ गई। यस u आपकी आ गई 40 मीटर पर सेकेंड। ये किस किसने गलत किया था क्वेश्चन, ये तो रिपीटेड है बेटा लास्ट टेस्ट का, Yes, ma'am. ये कर दिया होगा। देखो यहाँ पर टेंशन, वेरी गुड हम वेरी गुड। देखो कैसे किया है भाई, ये देखो यहाँ पर इस ब्लॉक में टी टेंशन लग रही है, यहाँ पर ब्लॉक में टी टेंशन लग रही है, यहाँ कितनी टेंशन लगेगी 2t, यहाँ टेंशन 2t लगेगी। ये जो टेंशन है यहाँ पर mg के बराबर होगी इक्विलिब्रियम में, mg के बराबर होगी भाई। अभी T1 T2 के कंपोनेंट कर लो, यहाँ पर कंपोनेंट करोगे तो ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री बनेगा। यस तो यहाँ से जो T2 है ये इसका cos 30 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर जो 60 डिग्री है यहाँ पर 60 बनेगा, ये इसका T1 cos 60 डिग्री आएगा, राइट। यस अब देखो दोनों के ऊपर की तरफ कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, T1 प्लस T2 का कौन सा कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट है ना, साइन कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हो जो 2t है वो किसके बराबर हो जाएगा, T1 sin 60 प्लस T2 cos 60 डिग्री, इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन अपने हॉरिजॉन्टल से बनेगी, हॉरिजॉन्टल में T1 cos 60 जो है किसके बराबर है भाई, T2 cos 30 के। तो यहाँ से देखो T1 में कितना रिलेशन आ गया, cos 60 कितना हो जाता है T1/2, ये कितना हो जाएगा T2 √3/2। यानी यहाँ से T1 में रिलेशन आ गया तुम्हारे पास कि जो T1 है वो किसके बराबर है, √3 ऑफ T2 के बराबर है। अब ये वाली वैल्यू रख सकते हो ना इस फर्स्ट इक्वेशन में। तुम्हें कोई ना कोई टेंशन, मान लो जैसे उन्होंने T2 पूछा है, तुम T1 की वैल्यू रख दो डायरेक्ट √3 T2, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यस 12th बताओ, 12th हो गया था क्या, मैम हो गया था। क्या करके आए हो, ऑप्शन ए। वेरी गुड। देखो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट किस पर, शेल पर। बेटा अगर शेल है तो शेल पे चार्ज कहाँ रहेगा, सरफेस पे। शेल पे चार्ज सरफेस पे है तो शेल कैसा भी हो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो बेटा यहाँ पर हमारा ग्राफ ऐसे आना चाहिए, सेंटर से लेके उसकी रेडियस तक, उसके बाद रेडियस पे मैक्सिमम हो जाएगी और फिर डिक्रीज होना शुरू कर देगी, तो ग्राफ ए। अच्छा अगर यहाँ पर बेटा यहाँ पर होता स्फेयर, फिर कौन सा ग्राफ ठीक होता, वेरी गुड, डी नहीं बी ऑप्शन सही बताया, बी ऑप्शन ठीक होता। क्योंकि अगर आपका पास स्फेयर है और स्फेयर पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब चार्ज अंदर भी है, यस करेक्ट। अंदर भी चार्ज होगा तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है बताओ, स्फेयर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड का फॉर्मूला बोलो, कौन बताएगा, जल्दी बताओ जल्दी। भाई ये तो गलत बात है, वेरी वेरी बैड थी, क्यों नहीं याद है, कोई तो बताओ एनीवन। इनसाइड में स्फीयर के केस में ई इनसाइड का फॉर्मूला क्या होता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो बताओ, कोशिश करो, तेज बोलो तेज, क्या माइक ओपन करके बोलो भाई, म्यूट करके बोल रहे हो क्या,
रिफ्रेश होगा पेज, बताओ जल्दी। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा फॉर्मूला? जल्दी बताओ, क्या फॉर्मूला होगा भाई? फिर कुछ फायदा है पेपर डिस्कस करने का? के क्यू बाय आर स्क्वायर, वो तो वो इस केस में होता है क्या, के क्यू बाय आर स्क्वायर? के क्यू बाय आर स्क्वायर इस केस में होगा क्या? नहीं, मेरे को ये बताओ फिर क्या फायदा है पेपर डिस्कस करने का जब फॉर्मूले ही याद नहीं है? अब इतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते टीचर्स आपसे कि आपको पुराने चैप्टर्स के फॉर्मूले तो याद हो। कोई फायदा है फिर क्लासेस का? बताओ निष्ठा, कोई क्लासेस का फायदा है क्या? निशिता, पूनम, स्नेहा, जतिन। नहीं, सॉरी नहीं चलेगा भाई, मेजर टेस्ट हुआ है, मेजर टेस्ट। मतलब कि आधा सिलेबस तुम कवर कर चुके हो फिजिक्स का। 11th का आधा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आधा सिलेबस हो गया है। फोर्थ चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिज्म। हम सब क्यों? हम सब नहीं चाहिए भाई। तुम्हें आप लोग टेस्ट दे चुके हो और यू डोंट इवन रिमेम्बर द फॉर्मूलाज। टीचर को गुस्सा नहीं आएगा क्या? अभी अपने नोट्स निकालो और मुझे आंसर बताओ इसका क्या है। खोलो अपने नोट्स। ई इनसाइड का फॉर्मूला। आई वॉन्ट फॉर्मूलाज। अभी मुझे बताओ, अपनी नोटबुक खोलो जल्दी से। जब तक मुझे फॉर्मूला नहीं मिलेगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। कोई बताएगा फॉर्मूला? नोट्स में से बता दो, नोट्स में से। ए क्यू आर बाय आर क्यू। हाँ, क्या होता है? के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू। स्मॉल आर मतलब आपको जिस पॉइंट पे इनसाइड में सेंटर से निकालना है वो दूरी। सेंटर से जो दूरी है इनसाइड के केस में, दिस इज स्मॉल आर। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द शेल ऑफ द स्फीयर, करेक्ट। दूसरा फॉर्मूला होता है सिग्मा आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, इसीलिए ग्राफ सेकंड आता है। कोई क्वेश्चन नंबर 13 बताओ। ए। कैसे? ये तो काफी बार करा चुकी हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत मैक्सिमम टाइम रिपीटेड हुआ है, ये मैंने काफी बार कराया हुआ होगा। चलिए 14th बताइए, बताइए। 14th बताइए। क्या कह रहा है? फ्लक्स निकालने के लिए बोल रहा है। बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई क्यूब है, इतनी बेकार क्यूब भी नहीं है, कोई सुंदर सी क्यूब रखी है। इस क्यूब के एक फेस पे क्या रखा हुआ है? एक फेस के एंड में क्या रखा हुआ है? एक चार्ज रखा हुआ है, जैसे यहाँ पे। अब देखो ये चार्ज रखा हुआ है, अब इस चार्ज से फील्ड लाइंस तो यहाँ यहाँ निकलेंगी, है ना भाई। ये चार्ज से फील्ड लाइंस तो यहाँ निकलेंगी, कुछ फील्ड लाइंस यहाँ भी जाएंगी।
अब गॉस लॉ क्या कहता है कि चार्ज को क्या करना पड़ेगा भाई, चार्ज को इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी हम गॉस लॉ लगा सकते हैं। गॉस लॉ क्या कहता है, फ्लक्स जो है चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। तो इसको इनक्लोज करने के लिए यहाँ एक और क्यूब लगा दूं। यस मैम। ठीक है, एक क्यूब बन गया ये अपना। तो एक क्यूब हमने और लगा दिया, तो अब बताओ ये चार्ज इनक्लोज हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना, चार्ज इनक्लोज। अब चार्ज Yes, इनक्लोज ma'am. हो गया तो क्या फॉर्मूला लगा सकते हो कि दो क्यूब ने मिलकर चार्ज को इनक्लोज किया है, तो दो क्यूब की वजह से कितना फ्लक्स आया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यस। इन्होंने तो एक क्यूब की वजह से पूछा है कि भाई जो गिवन क्यूब है, तो एक क्यूब की वजह से कितना हो जाएगा, क्यू बाय क्यू बाय, 2 epsilon. अच्छा क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब मैं तुमसे पूछूं कि एक सरफेस की वजह से बताओ, मतलब इसका जो वन फेस है, क्यूब के 6 फेस होते हैं ना, क्यूब के 6 सरफेस होते हैं, तो एक सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, क्यू बाय, बताओ क्यू बाय, बताओ। एक सरफेस देखो, क्यूब के कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं, है ना। तो एक क्यूब में तो 6 सरफेस होते हैं, तो एक क्यूब के कितने सरफेस ऐसे हैं जो फ्लक्स बनाने में हेल्प करेंगे, यहाँ पर बेटा 5 सरफेस ऐसे हैं जो तुम्हारा क्यूब बनाने, तुम्हारा फ्लक्स बनाने में हेल्प करेंगे। तो आप लिखोगे एक क्यूब यानी 5 सरफेस से मिलकर बन रहा है फ्लक्स क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक सरफेस से कितना बनेगा, आप लिखोगे कितना बनेगा एक सरफेस से, क्यू बाय 10 एप्सिलॉन, है ना। भाई ये 5 यहाँ चला जाएगा, तो एक सरफेस का क्यू बाय 10 आ गया। तो यानी 6 में से 5 सरफेस ऐसे हैं जो फ्लक्स बना रहे हैं, एक सरफेस फ्लक्स नहीं बना रहा। क्यों नहीं बना रहा, जहां चार्ज रखा हुआ है, वहां चार्ज जहां रखा हुआ है वहां पर फील्ड लाइंस कैसे क्रॉस कर रही हैं, ऐसे चीरते हुए नहीं जा रही। लेकिन बाकी की जो क्यूब्स है उनको फील्ड लाइंस क्रॉस करते हुए जा रही हैं, यानी बाकी के जितने भी सरफेस है वो क्या बनाएंगे, फ्लक्स बनाएंगे। ठीक है, Yes, ma'am. 16th क्वेश्चन बताओ। मैम ऑप्शन डी। कौन सा, मैम डी। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, विच फॉर्मूला, फॉर्मूला बोलो। मैम पहले इसमें वी ए माइनस वी बी इक्वल रखा, माइनस इंटीग्रेशन आर ए अपॉन आर बी का ई डॉट डी आर करके, फिर मैम इसको आगे सॉल्व करके वेक्टर्स निकाले बी से ए तक के, और फिर इंटीग्रेशन क्यों लगेगा भाई? अप्लाई। इंटीग्रेशन क्यों लगेगा, इंटीग्रेशन क्यों लगेगा, इंटीग्रेशन की क्या जरूरत आ गई? मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन है मुझे एक बार वो बताओ, रिलेशन। E is equal to minus dv by dr. हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है माइनस डीवी बाई डी आर। पोटेंशियल निकालना है तो किसके बराबर हो जाएगा, डीवी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। अब डीवी इन्होंने खुद बताया है कि आपके पास डीवी क्या है भाई, पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी। ये पोटेंशियल डिफरेंस है ए और बी का, किसके बराबर होगा, माइनस ई डॉट आर वेक्टर। ये आर वेक्टर भी कौन सा होना चाहिए भाई, A minus b. ए, हाँ हाँ, ए माइनस बी वाला। A समझ गए minus क्यों? B. देखो ये जो आप लिखते हो वी ए माइनस वी बी, इसका मतलब क्या है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। मतलब आप कहां से कहां आए हो, आप बी से ए आए हो, मतलब आपका इनिशियल पॉइंट बी था और बी से चलते चलते फाइनली आप ए पे आ गए। तो आर जब पोजीशन वेक्टर निकालते हो तो पोजीशन वेक्टर भी क्या कहता है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, यही पोजीशन वेक्टर होता है। तो तुम्हें फाइनल इनिशियल पॉइंट पता चल गया कि फाइनल ए है और इनिशियल बी है, तो इसलिए आर ए माइनस आर बी करोगे। तो करिए आर ए माइनस आर बी, आर वेक्टर कितना आता है, माइनस आई कैप Plus A cap minus B cap. आ गया। अब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के से डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, करिए डॉट प्रोडक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड 2i
प्लस 3, देखो माइनस साइन भी है, 2i प्लस 3j कैप डॉट माइनस आई प्लस जे माइनस 3k, बाहर माइनस साइन भी है, कितना हो गया भाई, मैम 1 है ना, -2 प्लस 3 -1. -1 वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी आ गया भाई सबका। Yes, ma'am. ये माइनस ई डॉट याद रखना फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला है, ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 16 को बताइए। देखो एक डाइपोल है भाई, उस डाइपोल को कहाँ रखा है आपने, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। अब पूछ रहे हैं कि अगर वो डाइपोल किसी एंगल पे रखा हुआ है, सपोज करो ये आपका एक डाइपोल है, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर है, माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर है, ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो कुछ एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डाइपोल, एंगल थीटा इस केस में है। तो पूछ रहा है कि इस केस में क्या होगा, तो आप बताओ क्या होगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अपनी तरफ फोर्स लगाएगी क्यूई, और माइनस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फोर्स लगाती है, अपनी डायरेक्शन से अपोजिट तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। कितना फोर्स लगेगा, क्यू ही फोर्स लगेगा। तो अब क्या हो रहा होगा इस पर बताओ, इस केस में नेट फोर्स क्या हो जाएगा, देखो भाई प्लस फोर्स तो तुमने देखा क्यू ई, हाँ फोर्स तो देखो आप देख रहे हो, एक डायरेक्शन में क्यू ई लग रहा है और दूसरी डायरेक्शन में क्यू ई लग रहा है, यानी इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0. जीरो, यानी नो नेट फोर्स। तो फोर्स तो है नहीं, तो नो फोर्स। पर टॉर्क बताओ, क्या टॉर्क आएगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको घुमाना चाहेगी और जहां रोटेशन आ जाती है वहां पर टॉर्क आ जाएगा। देखो तुम्हारा ये ऐसे रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऐसे घुमा देगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको घुमा देगी, तो सिंपल सी बात है टॉर्क आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। तो जब भी ये ऐसे रखा हुआ है तो लगेगा बट फोर्स 0 हो जाएगी। पर मान लो ये इसी क्वेश्चन को ऐसे कह देते कि इंक्लाइंड करके ना रखे ना, इसको ऐसे रख देते, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये तुम्हारे डाइपोल को ऐसे रख दिया, ये प्लस चार्ज यहाँ है और माइनस क्यू चार्ज यहाँ है, क्या इस पर फोर्स लग रहा, तो 0 ही होगा। प्लस क्यू यहाँ खींचेगा, माइनस क्यू यहाँ खींचेगा, फोर्स तो लग नहीं रहा, सिंपल सी बात है। क्या टॉर्क लग रहा होगा इस केस में, नो मैम. हाँ टॉर्क भी 0 होगा, क्योंकि देखिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पीई साइन थीटा। साइन थीटा किस किस के बीच का एंगल है, पी यानी तुम्हारा डाइपोल मोमेंट, ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू के बीच की डायरेक्शन जो है, इसी को डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये डाइपोल मोमेंट है। तो डाइपोल मोमेंट पी भी ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे, तो एंगल कितना बना, 0 डिग्री। तो टॉर्क में जब साइन 0 रखोगे तो टॉर्क भी कितनी आ जाएगी, 0 डिग्री। तो केस, हाँ इस स्पेशल केस में टॉर्क भी 0 होता है। तो ये याद रखना, ये इन्होंने इंक्लाइंड बोला है इसलिए टॉर्क भी लग रही है। अच्छा अब ये बोल रहा है कि मान लो हमारे क्वेश्चन 17 क्या कहना चाहता है कि आपके पास कुछ इस तरीके का कंडक्टर है, मतलब जिसकी जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसे है, क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब सेम नहीं है। जैसे यहाँ पर देख रहे हो थिकनेस ज्यादा है, इस एज पे थिकनेस ज्यादा है और इस एज पे थिकनेस कम है, इस एज पे थिकनेस कम है। तो ये आपका है इस तरीके का कंडक्टर। तो बोल रहे हैं कि कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो इसके थ्रू आउट द लेंथ जो है कांस्टेंट रहनी है। कौन सी क्वांटिटी है भाई, करंट, करंट, ड्रिफ्ट स्पीड, ओनली करंट या सारी क्वांटिटी, करंट, Only current. ओनली करें। ओनली करंट। करंट हमेशा क्रॉस सेक्शन, यस करंट हमेशा थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म रहता है। बट ड्रिफ्ट स्पीड की बात करूं या ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, तो क्या डिपेंड करती है, आई इक्वल्स टू एन ई ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है भाई, करंट अपॉन एन ई ए। अब करंट तो कांस्टेंट होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये भी कांस्टेंट होंगे अगर करंट कांस्टेंट है। तो बताओ इफ आई इज कांस्टेंट सेम है तो भाई एन ई सेम नहीं होगा क्या, जो करंट इसी से मिलके बना है। तो यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो डिपेंड कर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो यानी ये तो एरिया यानी क्रॉस सेक्शन पे डिपेंडेंट है। तो जहां जहां ड्रिफ्ट स्पीड है उसे हटा दो, तो ऑप्शन नंबर डी बचा। अब बात आती है इलेक्ट्रिक। अब देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती है या इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी, कांस्टेंट और वेरिएबल,
तो ये भी वेरिएबल रहेगी, ठीक है बेटा, ये भी वेरी करेगी। अगर क्रॉस सेक्शन अलग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल हो जाएगी। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. 18th क्वेश्चन बताओ। हाँ बेटा बोलो बोलो, कुछ डाउट था किसी को? डाउट है क्या किसी को? No, ma'am. एटीन्थ किया? देखो 18th जैसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ये हमेशा कहाँ से सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं? इनको हम बैकवर्ड से, ठीक है। इनका आर इक्विवेलेंट जब निकालेंगे तो पहले तो इन्होंने बोला है करंट बताना है वायर इन हर रेजिस्टेंस में कितना करंट जा रहा है। तो सबसे पहले बेटा करंट निकालने के लिए हमें पूरे सर्किट का करंट चाहिए होगा कि पूरे सर्किट में टोटल करंट कितना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज अपॉन, देखो V इक्वल्स टू आई आर, यानी वोल्टेज अपॉन आर। वोल्टेज तो गिवन है 9 वोल्ट, तो हमें आर इक्विवेलेंट चाहिए होगा। तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए लास्ट से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो देखो ये 2, 4 और 2 लास्ट वाले जो ये हैं, ये किसमें है? तीनों सीरीज। सीरीज में है। तो 4 और 2 और 2 कितना आया? 8 आया। 8. ये 8 8 हटा के कितना आया? 4 पैरेलल में। 4 आया। तो इनको हटा के यहाँ पर लगाओ पैरेलल में 4। अब ये देखो फिर से 4 2 और 2, ये कितने बन गए? 8 बन गए भाई। यहाँ फिर तुमने इनको हटा के फिर से क्या लगाया? पैरेलल में एक 8 लगा दिया, बन गया। फिर ये 8 8 क्या बनेंगे? इतना ही रहने दो, ठीक है, इतना सर्किट रह गया। आर इक्विवेलेंट अब 8 8 कितना बना? 4। अब फिर ये जो फाइनल जो 4 आएगा बेटा, वो किसके बराबर हो जाएगा? देखो 4 3 7 और 2 9, तो यानी आर इक्विवेलेंट आया 9। तो आपका करंट कितना आ गया? 1 एम्पियर। देखो सही है? किसी को दिक्कत यहाँ तक? No, ma'am. तो देखो तुम्हारा सर्किट कुछ इस तरीके से बना। 3 एम्पियर यहाँ है, 4 एम्पियर यहाँ है और 2 एम्पियर यहाँ, 2 ओम यहाँ पर है, सॉरी ओम बोलेंगे। तो टोटल ओम आया कितना? 3 4 2। अब ये पूछ रहा है देखो सर्किट में, अब इसको आप रिमूव कर दो अब, क्योंकि इसमें करंट पूछ रहा है डिफरेंट ब्रांच में। ठीक है, डिफरेंट ब्रांच में करंट पूछ रहा है अलग अलग रेजिस्टेंस में, तो वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे भाई? देखो ये जो 4 ओम है बेटा, ये किससे मिलके बना है? इस सर्किट को फिर थोड़ा सा तुम्हें इवॉल्व करना पड़ेगा कि ये जो 4 ओम आया है ये कैसे आया है? कैसे आया है 4 ओम भाई? 4 ओम कैसे आया था? यहाँ पर 8 और 8 दो रेजिस्टेंस थे जिनका इक्विवेलेंट बनके 4 आया था, राइट? करेक्ट। तो यहाँ पर मैं ऐसा निकाल सकती हूँ कि एक 8 यहाँ है और एक 8 और है। बोलो ऐसे ही था सर्किट, यहाँ से ऐसे निकलेगा करंट। तो देखो भाई पूरा इस तुम्हारे यहाँ से 1 एम्पियर करंट चला, 1 एम्पियर करंट यहाँ पर जाके डिवाइड होगा जहां पर इसको नोड मिली 8 और 8। तो ये 8 और 8 में करंट डिवाइड होगा तो बराबर करंट बटेगा कि नहीं बटेगा दोनों रेजिस्टेंस में? तो बेटा 0.5 एम्पियर यहाँ चला गया और 0.5 एम्पियर यहाँ चला जाएगा, करेक्ट। बराबर बराबर करंट चला गया 0.5 और 0.5 Yes, चला ma'am. गया। जरा देखो, अब जरा देखो ये जो 0.5 एम्पियर है, सॉरी जो अब ये 8 एम्पियर है, ये वाला 8 अब ये किससे मिलके बना है भाई? एक 8 तो यहाँ ऑलरेडी है। अब जो ये दूसरा 8 यहाँ लगाया है, ये किससे, ये कैसे आया है? ये 8 किसकी वजह से आया है? भाई ये 8 कैसे बना है? यहाँ पर हटा के तुमने एक 4 लगाया था, तो ये 4 5 6 7 8 इस तरीके से आया है ना? Yes, ma'am. देखो अब ये सर्किट यहाँ पर 0.5 एम्पियर करंट आ रहा है, निकाल लिया। सर्किट बनाना पड़ेगा। ये यहाँ ये अपना 8 एम्पियर था, यहाँ ये जो सर्किट है सारा, इसको तुमने किस में तोड़ा है? सिर्फ 1 और 8 में, है ना? एक 8 और लगाया हुआ है यहाँ पे तुमने इस तरीके से।
तो अब जो ये 8 एक्स्ट्रा है, ये देखो ये किससे मिलके बना है, किससे किस किस से इक्विवेलेंट से आया है ये। यहाँ पर 4 आया था, एक और 8 लगाओगे इसका बना के, तो इन दोनों 8 का मिलके यहाँ पर एक 4 बना था, ठीक है। तो आप देखो 4 2 5 और 2 8, तब आया है ये 8। तो मतलब ये 8 एम्पियर करंट किस किस में बटाएगा भाई, 8 एम्पियर करंट ही जा रहा है इस 2 में, 4 में, हाँ। फिर करंट यहाँ पहुंचेगा इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे कितना करंट आया, 0.5 एम्पियर नहीं आया। देखो समझ रहे हो मेरी बात क्या कह रही हूँ मैं। Yes, ma'am. भाई वो जो करंट 0.5 एम्पियर था वो यहाँ आया, यहाँ के डिस्ट्रीब्यूट हुआ 8 एम्पियर में हो गया। तो इसका मतलब जो ये वाली ब्रांच है इनमें तो इतना इतना करंट ही जाएगा। अब आगे जो थर्ड ब्रांच है यहाँ पर 0.5 एम्पियर करंट पहुंचा, अभी 0.5 एम्पियर फिर बटेगा क्योंकि यहाँ पर ये 8 ओम इधर है और ये फिर बाकी का सारा करंट है 8। तो यानी अब इसमें और ऐसे बनाओगे ना, देखो इसको ऐसे समझो, और कितनी बार 8 आएगा यहाँ पे, चार 2 5 और 2 8, एक और 8 आया यहाँ पे उसका और एक 8 इसका। देखो ठीक है, अब क्लियर, अब समझ में आया। एक 8 और आ गया, ये 3 8 है ना, देखो एक 8 तो ये रहा और एक 8 ये रहा और एक इनका आया 2 4 और 2 8, इस तरीके से है ना। ये आया तुम्हारा सर्किट। अब देखो Yes, ma'am. तो यहाँ तक आते आते तो तुम्हारे पास जो करंट हुआ ये आया इतना कि 0.5 एम्पियर तो यहाँ चला गया और 0.5 एम्पियर यहाँ चला गया इस 2 एम्पियर वाली ब्रांच में। ये जो तुमने डिवीजन किया है ना ये 8 8 का, यहाँ पे इधर 0.5 चला गया और इधर 0.5 चला गया। अब देखो 0.5 इस 2 ओम में गया, ये आगे पहुंचा, यहाँ पहुंचा ना आगे 0.5। Yes, अभी ma'am. 0.5 यहाँ पहुंचा, अब 8 एम्पियर तो ये रहा और एक ये भी कितना है 8 एम्पियर यहाँ पे। अब फिर से ये करंट कितने में बटेगा बताओ, बराबर बटेगा कि नहीं बटेगा। 0.5 यहाँ पहुंचा, इसके पास दो ऑप्शन है, एक तो 8 एम्पियर यहाँ पर और एक ये 2 एम्पियर, बट ये टोटल कितना है सीरीज में 8 है। 0.5 फिर से कितने में बटेगा, बराबर बराबर बटेगा, 0.25 इसमें जाएगा और 0.25 इस 2 वाले में जाएगा, है ना। तो यानी इन्होंने अब देखो ये कह रहा है क्या 3 ओम में 0.50 करंट जा रहा है, ये रहा तुम्हारा 3 ओम, कितना जा रहा है यहाँ से, तो 1 एम्पियर जा रहा है, गलत, या ये भी गलत हो गया। अब 4 ओम में कितना करंट जा रहा है बताओ, देखो ये है तुम्हारा 4 ओम, लास्ट वाला रेजिस्टेंस है 4 ओम, तो इसमें कितना जाएगा भाई 0.25 बटेगा, तो ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया क्या हुआ Yes, ma'am. सर्किट में, देख लो एक बार लास्ट वाला assume कर लो, थोड़ा सा है क्वेश्चन ट्रिकी, मैं पर समझा दूंगी, क्लियर कर दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, देखो यहां से करंट निकला 1 एम्पियर, ये करंट यहाँ पर पहुंचा होगा इस नोड पे, इस नोड पे इसके पास दो ऑप्शन है, एक तो ये 8 एम्पियर और ये बाकी का सर्किट। ये बाकी का सर्किट अपनी तुमने देखा कि सारा सर्किट किसके बराबर है, 8 के बराबर, तो यानी मैंने यहाँ पर 8 लगाया, फिर मैंने देखा कि सारा करंट कितने कितने में बटा 0.05 में, यानी 0.5 एम्पियर करंट यहाँ चला गया और 0.5 एम्पियर करंट यहाँ चला गया। ये 0.5 एम्पियर करंट फिर यहाँ पहुंचा, ये 0.5 जब यहाँ पहुंचेगा तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ 8 एम्पियर है और बाकी का ये सारा भी कितना है 8 एम्पियर, तो यानी बराबर करंट जाएगा, 0.5 को आधा यहाँ और आधा यहाँ
0.25। और यही करंट तुम्हारे 4 ओम से होते हुए जाएगा में भी। फोर्थ ऑप्शन डी क्लियर है। यस 20वां क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 20। पावर जनरेटेड क्या कह रहा है कि भाई आपके पास एक यूनिफॉर्म लेंथ की वायर है, ठीक है, इसमें कितनी पावर जनरेट हो रही है, एच वायर, एच पावर। तो मान लेते हैं कि भाई इसके पास जो जिस इस वायर को जिस वोल्टेज से कनेक्ट किया गया है वो वोल्टेज कौन है ये जिसका माइक म्यूट नहीं हो रहा है? ठीक है, मान लो आपके पास ये वायर है, इस वायर को आपने किसी वोल्टेज से कनेक्ट किया हुआ है, इस वायर का रेजिस्टेंस सपोज करो आर है, तो ये कितना हीट जनरेट करेगा भाई, पावर वही आपकी वी स्क्वायर बाय आर, इतना पावर जनरेट कर रहा है वो वी स्क्वायर बाय आर। अब ये कह रहा है कि तुमने इस वायर को एन पार्ट्स में कट कर दिया और फिर उन एन पार्ट्स को पैरेलल में लगा दिया, तो पावर कितनी जनरेट होगी? तो ये देखो कितना रेजिस्टेंस होगा हर वायर का, अगर एन पार्ट्स में काटा है तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट कितना बनेगा बताओ भाई। आपने हर पार्ट, एक वायर को एन हिस्सों में काट दिया, तो हर हिस्से का रेजिस्टेंस कितना आता है, आर बाय एन। आर बाय एन टोटल रेजिस्टेंस आर था उस वायर का, अब उसको आपने एन हिस्सों में बांट दिया तो रेजिस्टेंस आर बाय एन आ गया। अब वो जितने भी एन पार्ट्स थे उन सबको पैरेलल लगा दिया इस तरीके से, सबको अप टू एन टाइम्स, है ना, रेजिस्टेंस R1 R2 Rn इसको पैरेलल लगाया तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर बाय, ये कौन है भाई, ये लप्पू सचिन? चला गया ना खुद से, जब भी नहीं कर पा रही। ये दोबारा आए ना मेरे को बताना, तो ब्लॉक करती हूँ कॉल से। ये लिंक कौन शेयर करता है इधर उधर बताओ? सबकी क्लास बंद हो जाएंगी अगर यही रहा ना, इधर उधर लिंक भेजते रहोगे तो। पढ़ने आते हो, पढ़ा करो ध्यान से। मैम तीसरा आ गया। क्या क्या कह रही हो, फिर से आ गया? मैम चला गया फिर से। आ जाए ना तो बताना, मैं इसको सुनाऊंगी। तो देखो एन टाइम्स लगाया तो आर इक्विवेलेंट कितना होता है भाई, पैरेलल में सबका रेजिस्टेंस आर बाय एन है, सेम रेजिस्टेंस है सबका, तो कितना हो जाएगा, आर बाय एन स्क्वायर हो जाएगा। यस मैम। पावर कितनी हो जाएगी, पावर आप लिखोगे वी स्क्वायर अपॉन आर, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर बाय एन स्क्वायर, एन स्क्वायर ऊपर चला गया, वी स्क्वायर बाय आर किसके बराबर था, एच के, तो पावर कितनी आई, नहीं एच एन स्क्वायर, तो यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सेकंड ऑप्शन से। अपने बेटा ये वाले क्वेश्चंस रह गए हैं 4-5 क्वेश्चन, इनके लिए मैंने ना दूसरे क्लास में पढ़ाया था, उस क्लास की रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, ये 5 क्वेश्चन वहां से करके फिर आ गया दोबारा से। यस मैम। कोई बात रुक ही नहीं रहा है, भाग जा रहा है, है walk मैम नहीं कर अभी। पा रहे हैं। ठीक, कोई नहीं। आ गया। ब्लॉक कॉपी कर दिया ब्लॉक, ठीक है। मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, 5 इंटीजर टाइप बचे हैं भाई, उन इंटीजर टाइप को एक काम करना, मैं तुम्हें एक रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी जिसमें सारे क्वेश्चन डिस्कस हैं, वो 5 क्वेश्चन एक बार आप वहां से देख लेना, ठीक है भाई।
Yes, ma'am. Okay, ma'am. चलो Bye, ओके बाय ma'am. एवरीवन। Ma'am, thank you, ma'am. And thank you. Thank you, ma'am.